वेलकम एवरीवन। मैं अविनाश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अवी क्लासेस में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं फिटर थ्योरी का एक नया चैप्टर जिसका नाम है ऊष्मा उपचार। देखिए, ऊष्मा उपचार क्या है? ऊष्मा उपचार बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपका फिटर थ्योरी में भी पढ़ना है और आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी पढ़ना है। देखिए, हीट ट्रीटमेंट से जो क्वेश्चन है आपके परीक्षा में निश्चित रूप से 1 या 2 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और अगर बात की जाए कंपटीशन की या प्रतियोगी परीक्षाओं की बात की जाए, जैसे लोको पायलट टेक्नीशियन या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित रूप से आपको ऊष्मा उपचार से 1-2 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ऊष्मा उपचार इस लिहाजा से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। जैसा कि देखिए, आपका पहला प्रश्न क्या है? धातुओं का ताप उपचार आवश्यक है निश्चित वांछनीय गुण उत्पन्न करने के लिए, घटकों पर अच्छी उपस्थिति बनाने के लिए, धातुओं की मजबूती में वृद्धि के लिए, धातु के संक्षारण को टालने के लिए। देखिए, पहला ही जो क्वेश्चन है आपका वो चैप्टर से मिलता जुलता है, यानी कि ताप उपचार यानी कि हीट ट्रीटमेंट आपको क्यों आवश्यक हो जाता है। तो हीट ट्रीटमेंट आपको क्यों आवश्यक हो जाता है? धातु की मजबूती में वृद्धि के लिए, यानी कि धातु जो होता है, हर धातु की एक प्रॉपर्टी होती है। कोई भी धातु पहले ही मजबूत नहीं होता है। जैसे आप किसी टूल को लेते हैं तो कोई टूल आपका पहले ही बना बनाया नहीं आता है, वो पहले लोहा होता है, फिर उसके आंतरिक गुणों में सुधार करना पड़ता है, उसके अंदर मजबूती लानी पड़ती है, तमाम चीज़ों यानी कि बहुत सारा उसमें ऊष्मा उपचार और अन्य क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिससे वो काम योग्य बनता है। तो जो आपका पहला प्रश्न है, धातुओं का ताप पर उपचार आवश्यक है, क्यों आवश्यक है? धातु की मजबूती में वृद्धि के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धातु की मजबूती में वृद्धि करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य है। एनीलिंग क्या है? मशीन की योग्यता को सुधारना और स्टील को मुलायम करना, चुंबकत्व को सुधारना, कठोरता को सुधारना, दृढ़ता में वृद्धि करना। तो देखिए, पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि एनीलिंग होता क्या है। एनीलिंग क्या है? स्टील धातु के पुर्जों की मशीनिंग करने के लिए, स्टील धातु के पुर्जों की मशीनिंग करने के लिए तथा आंतरिक प्रतिबल को मुक्त करने के लिए, कणों के आकार को सुधारने के लिए एवं अधिक नर्म एवं तन्य। नर्म तन्य का मतलब मुलायम बनाना और तन्य का मतलब तार खींचने योग्य बनाना। ठीक है, इसके लिए क्या किया जाता है? इन सब कार्यों के लिए आपका एनीलिंग किया जाता है। अच्छा, एनीलिंग में होता क्या है? एनीलिंग विधि में स्टील को क्रांतिक तापमान से ऊपर गर्म करके पर्याप्त समय तक सोखने दिया जाता है। पर्याप्त समय तक सोखने का मतलब क्या होता है कि किसी टेम्परेचर पे उसको गर्म करके जब गर्म हो जाए तो एक सेम टेम्परेचर पे उसको कुछ देर के लिए छोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं सोख। अच्छा, एक जो एनीलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखना है कि एनीलिंग में जाब को ठंडा कैसे किया जाता है। तो एनीलिंग में स्टील को कैसे ठंडा किया जाता है? एनीलिंग में स्टील को क्या किया जाता है? सूखा चूना, राख या बालू से ढक दिया जाता है जिससे पुर्जे वायु के संपर्क में न आए। इस प्रकार जो आपका स्टील है वो धीरे धीरे ठंडा होता है। ठीक है, और उसके गुणों में परिवर्तन होता रहता है। अच्छा, कार्बन स्टील के ठंडा होने की दर क्या है? एनीलिंग में आपको याद रखना है, एनीलिंग की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनीलिंग में क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस से, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से 150 डिग्री सेल्सियस ठंडा होने की दर होती है। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में, 1.5 घंटे में आपका 100 डिग्री सेल्सियस तापमान घटना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार का जो ऑपरेशन होता है उसको हम बोलते हैं एनीलिंग। एनीलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु को मशीनिंग करने के योग्य बनाना, उसको प्रतिबल यानी कि स्ट्रेस मुक्त करना, कणों के आकार में सुधार करना, धातु को तन्य एवं मुलायम बनाना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मशीन की योग्यता को सुधारना और स्टील को मुलायम करना। क्वेश्चन, टफनेस बढ़ाने व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को कहते हैं। देखिए, यहाँ पे वह नहीं, वह होगा। ठीक है, टफनेस का मतलब होता है कड़ापन और ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता, है ना। तो टफनेस बढ़ाने और भंगुरता को कम करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो किसी भी स्टील वगैरह की जो है टफनेस बढ़ाने के लिए और ब्रिटलनेस को कम करने के लिए जो प्रोसेस होती है उसको हम जानते हैं किसके रूप में? उसको हम जानते हैं नॉर्मलाइजिंग के रूप में। किसके रूप में? नॉर्मलाइजिंग के रूप में। देखिए, अब बात आ गई नॉर्मलाइजिंग की, तो नॉर्मलाइजिंग के बारे में हल्का सा चर्चा करेंगे। नॉर्मलाइजिंग क्या है? देखिए, नॉर्मलाइजिंग क्या है? जब किसी धातु को हथौड़े से पीटा जाता है, फोर्जिंग या भारी कार्य किया जाता है तो इसकी अंदरूनी बनावट में विकृति आ जाती है और धातु के कण क्या होते हैं? टूटने लगते हैं, जिसके कारण इसमें क्या आ जाती है? भंगुरता आ जाती है, भंगुरता का गुण आ जाता है। भंगुरता का मतलब क्या है? कोई भी धातु टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाए। ठीक है, अच्छा, इस प्रक्रिया में करते क्या है? तो देखिए, बात हो रही नॉर्मलाइजिंग की। नॉर्मलाइजिंग में क्या होता है? इस प्रक्रिया में पुर्जे को क्रांतिक तापमान से
30 से 40 डिग्री, 30 से 40 डिग्री सेल्सियस के अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है और फिर कुछ समय के लिए इसी अवस्था में छोड़ दिया जाता है। यह क्या करता है, वायु में धीरे धीरे ठंडा होता है। देखिए अभी इसके पहले हमने डिस्कस किया, इसके पहले जो हमने डिस्कस किया था वो आपका एनीलिंग था। एनीलिंग में क्या था, उसको बालू या रेत से ढक देते थे तब ठंडा करते थे, लेकिन यहाँ नॉर्मलाइजिंग में क्या करते हैं, इसको हवा में छोड़ देंगे, धीरे धीरे ठंडा होगा। ठीक है, तो टफनेस व ब्रिटलनेस को कम करने की क्रिया को क्या कहा जाता है, नॉर्मलाइजिंग। आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, नॉर्मलाइजिंग बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हार्ड जाब को मशीनिंग करने योग्य बनाने के लिए कौन सी ऊष्मा विधि अपनाई जाती है, हार्डनिंग, टेम्परिंग, नॉर्मलाइजिंग, एनीलिंग। तो किसी जाब को मशीनिंग करने के योग्य बनाना, मशीनिंग करने के योग्य बनाने के लिए क्या किया जाता है, आपका एनीलिंग किया जाता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, एनीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें होता है, यानी कि केस हार्डनिंग किसके लिए की जाती है। देखिए केस हार्डनिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई धातु का टुकड़ा है, ठीक है, तो इसके क्या करेंगे, इसके कुछ भाग तक यानी कुछ हिस्सों तक, इसके कुछ हिस्सों तक क्या करेंगे, इसको कठोर बनाया जाता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग, यानी कि धातु का पूरा अंदर से लेकर बाहर तक कठोर नहीं किया जाता, सिर्फ ऊपरी हिस्से की कुछ गहराई तक कठोर किया जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं केस हार्डनिंग। तो केस हार्डनिंग सामान्यतः उस स्टील के लिए की जाती है जिसमें क्या होता है, जिसमें लो कार्बन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लो कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेम्परिंग की जाती है। तो टेम्परिंग की जाती है, देखिए बात आ गई टेम्परिंग की, एक चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे जो समझना बहुत ज़रूरी है कि ऊष्मा उपचार की विधियाँ क्या क्या हैं। तो ऊष्मा उपचार के लिए कुछ महत्वपूर्ण विधियाँ हैं, जैसे आपका नॉर्मलाइजिंग हो गया, एनीलिंग हो गया, हार्डनिंग हो गया, टेम्परिंग हो गया, केस हार्डनिंग हो गया। यानी कि ये 5 जो हैं ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 5 याद रखने हैं। ठीक है, तो बात आगे टेम्परिंग की जाती है मजबूती को सुधारने के लिए, कठोरता को बढ़ाने के लिए, प्रतिबल को कम करने के लिए, मशीनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो टेम्परिंग क्या होता है, जब किसी जाब, औजार या पुर्जे को हार्डनिंग की प्रक्रिया से कठोर किया जाता है तो क्या हो जाता है, उसका सिरा भंगुर बन जाता है। इस भंगुरता के प्रभाव को कम करने के लिए, ये जो भंगुरता बनती है इसके प्रभाव को कम करने के लिए उस औजार को क्या करते हैं, उस औजार या पुर्जे के सिरे पर टेम्परिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है, उस औजार में कठोरता के बने रहने के साथ साथ भंगुरता भी कम हो जाती है। टेम्परिंग को सामान्य भाषा में पानी में रखना भी कहते हैं। ठीक है, तो टेम्परिंग की जाती है मजबूती को सुधारने के लिए। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, मजबूती को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन स्टील को टेम्पर किया जाता है। तो कार्बन स्टील को आपका टेम्पर किया जाता है 200 से 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 200 से 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर स्टील घटक को टेम्पर करने का उद्देश्य होता है। देखिए टेम्परिंग से क्वेश्चन आ रहा है, तो टेम्परिंग का मतलब क्या होता है, टेम्परिंग का मतलब होता है कि दृढ़ता बढ़ाना, है ना, क्या बढ़ाना, दृढ़ता बढ़ाना, अपनी कठोरता बढ़ाना, भंगुरता कम करना, अपनी आघातवर्धनीयता बढ़ाना, अपनी दृढ़ता बढ़ाना, दृढ़तापन बढ़ाना। तो एक कठोर स्टील घटक को टेम्पर करने का जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, अपना दृढ़तापन बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग की सतह पर कठोर चर्म निर्मित करने की एक विधि है। तो केस हार्डनिंग क्या होता है, कि सतह पर, किसके सतह पर कठोर चर्म निर्मित करने की एक विधि है, तो निम्न कार्बन स्टील पार्ट, निम्न कार्बन स्टील पार्ट। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निम्न कार्बन स्टील पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की 2 विधि है। तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की विधि किसके लिए है, तो साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की जो विधि है वो आपकी किसके लिए होती है, केस हार्डनिंग के लिए। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की 2 विधि है केस हार्डनिंग के लिए। अब बात आ गई साइनाइडिंग और नाइट्राइडिंग की। तो साइनाइडिंग क्या है और नाइट्राइडिंग क्या है। नाइट्राइडिंग में क्या होता है, नाइट्रोजन जो होता है कार्बोनाइजिंग द्वारा, नाइट्रोजन के कार्बोनाइजिंग द्वारा केस हार्डनिंग की जाती है। इसमें क्या करते हैं, स्टील के पुर्जे को 100 डिग्री सेल्सियस, है ना, से 100 घंटे तक 500 डिग्री सेल्सियस पर अमोनियम गैस के वातावरण में रखा जाता है। अब आपका साइनाइडिंग में क्या करते हैं, साइनाइडिंग में क्या करते हैं, इस प्रक्रिया में मिश्र धातु स्टील को क्या करते हैं, मोल्टन साइनाइड यानी पिघले हुए साइनाइडिंग में गर्म करके केस हार्डनिंग की जाती है।
ये क्या होता है, अधिक गहराई तक हार्डनिंग करने के लिए बहुधा क्विंचिंग भी की जाती है, यानी कि अधिकतम गहराई के लिए साइनाइडिंग, नॉर्मल गहराई के लिए नाइट्राइडिंग। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, केस हार्डनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोराइजिंग पर किया जाता है, यानी कि कार्बोराइजिंग पर क्या किया जाता है, कार्बोराइजिंग किस पर किया जाता है, उच्च कार्बन स्टील पर, मध्यम कार्बन स्टील पर, कम कार्बन स्टील पर, टाइड स्पीड स्टील पर। तो आपका जो कार्बोराइजिंग क्रिया की जाती है वो आपका किया जाता है कम कार्बन स्टील पर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कम कार्बन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन, कठोरपन प्रक्रिया के बाद धातु अधिक हो जाती है। देखिए कोई भी चीज़ जब कठोर होगी, कोई भी धातु है, अगर आप उसकी कठोरता बढ़ाएंगे तो वो धातु क्या होगी, भंगुर हो जाएगी। जैसे आप शीशे को देख लीजिए, शीशा बहुत कड़ा होता है ना, काफ़ी टफ होता है, उसका कठोरता ज़्यादा होता है। लेकिन शीशे को छोड़ देंगे तो तुरंत क्या होता है, टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, वो बहुत कड़ा होता है। जो चीज़ जितना ज़्यादा कड़ा होता है वो अंदर से उतना ही क्या होता है, भंगुर होता है। तो कठोरपन की प्रक्रिया के बाद धातु अधिक हो जाती है, क्या हो जाती है, कठोरता के बाद धातु आपकी जो होती है वो अधिक भंगुर हो जाती है, यानी कि ब्रिटलनेस हो जाती है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भंगुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मलाइजिंग करते समय घटक को किससे ठंडा किया जाना चाहिए। देखिए बात आ गई, अभी जैसे ऊपर हम डिस्कस कर रहे थे तो यहाँ पे बात आ गई देखने को कि नॉर्मलाइजिंग के दरमियान क्या करते हैं, घटक को कैसे ठंडा करते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग में धातु को क्या करते हैं, स्थिर हवा में छोड़ दिया जाता है। क्या करते हैं, स्थिर हवा में छोड़ दिया जाता है और क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्थिर हवा में कमरे का तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यीकरण का उद्देश्य है। देखिए सामान्यीकरण या नॉर्मलाइजेशन एक ही बात है, नॉर्मलाइजिंग एक ही बात है ना। तो सामान्यीकरण का उद्देश्य क्या है, संरचना को रिफाइन करना, संरचना को रिफाइन करना। तो आपका जो करेक्ट आंसर है क्या हो जाएगा, संरचना को रिफाइन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोषपूर्ण उष्मा उपचार को व्यवहार में लाने पर कमियां प्राप्त होती हैं। यानी कि दोषपूर्ण जो आप उष्मा उपचार करेंगे किसी धातु का, तो व्यवहार में क्या क्या कमियां आपको देखने को मिलेंगी, ओवर हीटिंग और बुर्रिंग देखने को मिलेगा, ऑक्सीडेशन और डिकार्बोनाइजेशन भी देखने को मिलेगा, क्रैक डिस्टोरेशन और रैपिंग भी देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, हार्डनिंग के समय उच्च कार्बन स्टील की निचली चरम तापमान होता है। यानी कि निचला जो चरम तापमान होता है मैक्सिमम वो कितना होता है, तो हार्डनिंग के समय जो उच्च कार्बन स्टील का निचला चरम तापमान होता है वो होता है 723 डिग्री सेल्सियस, है ना, 723 डिग्री सेल्सियस। निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन की प्रतिशत वृद्धि की प्रक्रिया को जाना जाता है। यानी किसी भी धातु में कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाना, भाई कार्बन बढ़ेगा तो उसको क्या बोलेंगे, कार्बोराइजिंग ही बोलेंगे, नाम से ही स्पष्ट है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, कार्बोराइजिंग। निम्न कार्बन स्टील के सरफेस पर कार्बन प्रतिशत की वृद्धि की प्रक्रिया को जाना जाता है, किसके द्वारा, कार्बोराइजिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, वह तापमान जिस पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण हो जाता है कहलाता है क्वथनांक तापमान, गलनांक तापमान, निम्न क्रांतिक तापमान, उच्च क्रांतिक तापमान। तो जो आपका ऑस्टेनाइट का पूर्ण रूप से, देखिए ऑस्टेनाइट का जहाँ से शुरू से, जैसे कोई भी कण है अगर उसको गर्म करेंगे तो गर्म करने के बाद उसका तापमान बढ़ता है, कोई भी धातु तापमान बढ़ता है। एक कंडीशन ऐसी आती होती है कि उसका तापमान नहीं बढ़ेगा। तो जो तापमान नहीं बढ़ता है तो उसके आंतरिक अणु जो हैं उनकी संरचनाओं में परिवर्तन होने लगता है। तो वहाँ से क्या होता है, ऑस्टेनाइट का निर्माण शुरू होता है। तो जहाँ से शुरू होता है उस प्रक्रिया को बोला जाता है निम्न क्रांतिक तापमान, और जहाँ पे ऑस्टेनाइट का पूर्ण रूप से निर्माण हो जाता है उस तापमान को बोला जाता है उच्च क्रांतिक तापमान। तो आपका प्रश्न कह रहा है जिस तापमान पर ऑस्टेनाइट का पूर्ण निर्माण हो जाता है कहलाता है। तो ऑस्टेनाइट का जिस तापमान पर पूर्ण निर्माण होता है उसको कहा जाता है उच्च क्रांतिक तापमान। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, उच्च क्रांतिक तापमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मलाइजिंग विधि में स्टील को किस तापक्रम पर गर्म किया जाता है। क्रांतिक तापमान से 70 से 80 डिग्री सेल्सियस अधिक पर, क्रांतिक तापमान से 70 से 80 डिग्री सेल्सियस कम पर, क्रांतिक तापमान से 40 से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक पर। जैसा कि मैं ऊपर आपको बता रहा था, क्या करते हैं 40 से, यानी कि 40 से 50 रखा जाता है, या 40 से अधिक भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या हो गया, क्रांतिक तापमान से 40 से 60 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्रांतिक तापमान से 40 से 60 डिग्री सेल्सियस अधिक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु की कठोरता बनाए रखते हुए, यानी कि कोई भी धातु है उसकी कठोरता बनाए रखते हुए भंगुरता दूर करने की क्रिया को कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिए अभी जैसा कि ऊपर डिस्कस कर रहे थे, कोई धातु अगर अंदर से हार्ड है तो ऊपर से उसकी भंगुरता को ख़त्म करने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं टेम्परिंग। तो क्या कहा जाता है, टेम्परिंग। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परिंग। और लास्ट
क्वेश्चन, निम्न में कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा ऐसा गुण है जो नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? देखिए, नॉर्मलाइजिंग करेंगे तो तनाव समझ में सही होता है, प्रतिबल भी उसका दूर हो जाता है, शक्तिशाली ग्रेन के जो साइज हो वो भी शक्तिशाली हो जाते हैं, ऊपरी सतह पर कठोरता प्राप्त करना, जैसे कि अभी हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 19 में डिस्कस किया कि कोई धातु है अगर वो कठोर है तो उसके ऊपरी सतह की भंगुरता को समाप्त करने के लिए जो प्रोसेस किया जाता है उसको बोला जाता है भंगुरता। तो ऊपरी सतह पर कठोरता प्राप्त करना यानी कि क्या कहलाएगा आपका? भंगुरता। तो निम्न में से कौन सा गुण नॉर्मलाइजिंग के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता? तो कौन सा गुण प्राप्त नहीं किया जा सकता? ऊपरी सतह पर कठोरता प्राप्त करना। वीडियो पसंद आई हो तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा लें। आपको जिस टॉपिक का वीडियो चाहिए, देखिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर उनको किसी नए चैप्टर का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में चैप्टर का नाम ज़रूर बताएं। प्रयास रहेगा कि जल्द से जल्द उस चैप्टर की वीडियो आपको प्रोवाइड की जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे नए चैप्टर के साथ, नई वीडियो के साथ। जय हिंद।